तो स्वागत है बच्चों मेरे YouTube चैनल साइंस पॉइंट में। और आज फिर से एक बार लॉन्ग क्वेश्चन लेकर हमें आए हैं क्लास 12 के लिए। और जो बिहार बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 5 मार्क्स के, इसका मैं पार्ट 2 लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का 2 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने करवाया था, लेंस मेकर्स फॉर्मूला और रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। इसको हमने साबित किया था, हम लोगों ने देखा था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, फिर से 2 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने वाले बच्चों, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है कि रे ऑप्टिक्स जो है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर बिहार बोर्ड, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी और शॉर्ट से भी क्वेश्चन से भी और लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज बच्चों, ये है आपके स्क्रीन के सामने। फाइंड आउट एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। 2 लेंस एक ही अक्ष पे 2 लेंस है और दोनों का फोकल लेंथ हमें पता है, एक का f1 दूसरे का f2। तो इस दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा उसका फोकल लेंथ कितना होगा। सबसे पहले बच्चों इक्विवेलेंट का मीनिंग समझ लो। इक्विवेलेंट मतलब क्या, इक्विवेलेंट में और इक्वल में क्या अंतर है। ठीक है, सपोज करो एक बहुत भारी सामान है, ये सामान 300 केजी का है। ठीक है, इसे मान लो एक रूम से दूसरे रूम में शिफ्ट करना है। तो हमने क्या किया, 5 आदमी को बुलाया, 5 हट्टे आदमी को बुलाया और हमने कहा कि भाई साहब जरा इस सामान को इस रूम में शिफ्ट कर दो। 5 आदमी मिल करके उठा करके इस सामान को उठा लिया और रख दिया दूसरे रूम में। ठीक है, चलो अब कोई अकेला आदमी यही काम को कोई अकेला आदमी कर दे। जैसे मैंने खली को बुला लिया, ठीक है, खली साहब आए और उन्होंने क्या किया, एक ही बार में इस सामान को उठाया और डायरेक्ट दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया। यानी एक ही काम को एक आदमी नहीं करके 5 आदमी किया था। जो नॉर्मल इंसान रहेगा 5 आदमी मिलकर के 300 केजी के सामान को उठा के रख दिया। और लेकिन अगर क्या होगा, ये क्या हुआ सर, ये क्या हुआ रे, आजा। हाँ गायब हो गया था, आदमी सहित सामान गायब हो गया था बच्चों, आजकल कोई ठीक नहीं है। हाँ, तो 300 केजी का वस्तु वो एक आदमी, एक खली साहब आए, उन्होंने क्या किया, ऐसे उठाया और दूसरे रूम में पटक दिया। ये लो तुम्हारा काम हो गया। तो चलो अब क्या बच्चों, एक ही काम को ये 5 आदमी मिलकर किया था और एक ही काम को ये एक आदमी कर दिया। इसका मतलब है कि अब हम ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं मैथ में 5 men इक्वल टू 1 man। नहीं, ऐसा नहीं लिख सकते बच्चों। ठीक है, ये लिखना गलत होगा, ये रॉन्ग है। तो मैथमेटिक्स में 5 men इक्विवेलेंट लिखा गया, इक्विवेलेंट 1 man के। ठीक है, एक मैन जो है ये 5 मैन के इक्विवेलेंट है। बात समझो, यानी 5 आदमी का काम कोई अकेले कर दिया तो इसको बोलेंगे ये इक्विवेलेंट है। ये एक आदमी जो है ये 5 आदमी के इक्विवेलेंट है। ठीक है, आई होप कि आप बातें समझ गए होंगे। ठीक है, तो आइए इस डेरिवेशन को करते हैं। दिल को जरा सा आराम देंगे, खूब आराम दो बच्चों, अभी 12वीं का पेपर दे दो, उसके बाद मजे करना कुछ दिन। ठीक है, चलो देखो जरा, मैंने क्या किया, यहां पे 2 लेंस बनाया। ठीक है, मैंने एक लेंस बनाया यहां पे और इस लेंस का मैंने सेंटर यहां रखा और इसी के एक्सिस पे बच्चों हमने बनाया दूसरा लेंस रे, ऐसा कैसा रे, ऐसा दूसरा लेंस बनाया। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत टेढ़ा हो जाए बच्चों, देख लेना। मैं चाहूँ तो इसे भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन जल्दी करने के चक्कर में वीडियो लंबा ना हो जाए, इसके चलते। मान लो ये पहला लेंस है, L1 है। ठीक है, और इसका फोकल लेंथ बच्चों मान लो f1 है और दूसरा लेंस है L2 जिसका फोकल लेंथ है f2। और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, दोनों के बीच के ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, इसको मैं यहां लिख दूं, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है बच्चों d। ध्यान से समझना, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखोगे सारा कुछ समझ में आएगा। ठीक है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, बीच से लेंस के 2 भाग में बांट दिया। ठीक है, दोनों लेंस एक ही एक्सिस पे है बच्चों। उसके बाद हमने क्या किया, यहां से एक रे मान लो इनफाइनाइट से आ रही है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये रे इस पॉइंट पे यहां इंसिडेंट हुआ है, इस पॉइंट के हमने बोल दिया ए है ये। ठीक है, चलो अब क्या होगा, ये लेंस क्या करेगा बच्चों, ये लेंस इस रे को मोड़ देगा। मान लो इतना मोड़ दिया सर, बहुत ज्यादा नहीं मोड़ दिया। ठीक है, ये इतना मोड़ दिया, ये डेविएट कर दिया रे को जाना चाहिए था बच्चों ऐसे जाना चाहिए था।
ठीक है, लेकिन ये लेंस ने क्या किया, ये लेंस ने इस रे को ऐसे मोड़ दिया। ठीक है, चलो अब देखो बच्चों, यहां पर जब आएगा, अगर ये लेंस नहीं होता, ये लेंस अगर नहीं होता मान लो 1 मिनट के लिए, तो ये रे कहां जाता, ये रे यहां जाता। इसको मैं बढ़ा देता हूं, यहां जाता। ठीक है, एक रे मान लो, तो अगर इंफ्रारेड से कोई ऑब्जेक्ट आ रही होती, तो अगर एक रे जाता ऑप्टिकल सेंटर से, तो यहां एक इमेज बनता। ठीक है, तो यहां इमेज की बात नहीं है बच्चों, ये देख लो जरा, इसका ये फोकल लेंथ होता। अगर ये रे यहां जाके करता तो इसका क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है इस लेंस का फोकल लेंथ होता है, जिसको f1 बोल सकते हो। अब क्या होगा बच्चों, यहां जब रे ये यहां पहुंचेगा तो ये लेंस क्या करेगा, इसको फिर से डेविएट कर देगा, ऐसे डेविएट कर दिया मान लो, कैसे रे, ऐसे डेविएट कर दिया। ठीक है, यहां 2 बार डेविएशन हुआ है बच्चों, ये थिन लेंस है। ठीक है, थिन लेंस है इसलिए मैंने सिंगल डेविएशन लिया है, इससे भी एक डेविएशन, इससे भी एक डेविएशन। देखो अब जरा ध्यान देना जरा, ये एंगल देखो बच्चों, ये एंगल का कहने का मतलब है कि रे ऐसे सीधा जा रहा था और ये लेंस क्या किया, इतना एंगल से इस रे को मोड़ दिया। इस एंगल को मैंने कह दिया ये del1 है। ये क्या है, del1। ठीक है, अच्छा अब देखो बच्चों जरा, ये जो लेंस है, ये लेंस इस रे को जो इंसिडेंट हुआ है रे इस पे, ये कितना एंगल से डेविएट किया है, पहले इसको देख लेते हैं। तो देखो ये रे अगर लेंस नहीं रहता तो ये रे सीधा जाता, ऐसे जाता। ठीक है, लेकिन ये लेंस क्या किया, इतना एंगल से यानी कितना एंगल से, ये एंगल से इसको मोड़ दिया। तो ये डेविएशन प्रोड्यूस किया है कौन लेंस, लेंस 2, दैट इज L2, इसको del2 बोल दिया। L2 लेंस ने क्या किया, इतना डेविएशन क्रिएट किया। अब हम जानना चाहते हैं दोनों लेंस ने मिलके कितना डेविएशन प्रोड्यूस किया है इस रे का। तो देखो ये रे अगर दोनों में से कोई भी लेंस नहीं रहता तो ये रे सीधा जाता है, ऐसे सीधा जाता है अपना, इस रे को कोई डेविएट करने वाला था नहीं। लेकिन इसने क्या किया, पहले वाले लेंस ने इतना एंगल से डेविएट किया और दूसरे वाले लेंस ने इतना एंगल से डेविएट किया, तो नेट डेविएशन कितना होगा। तो नेट डेविएशन निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये थोड़ा मैं और क्लोज लाइन बना देता हूं। देखो नेट डेविएशन का मतलब होता है रे इनिशियली कहां जा रहा था और ये कितना एंगल से, और फाइनली वो कहां गया, फाइनली ये देखो कितना कहां गया, यहां ये रे का डायरेक्शन क्या था, देखो ये रे सीधा जाता, लेकिन ये दोनों लेंस ने मिलकर इसके साथ अत्याचार किया। अत्याचार क्या किया, तो ये इतना एंगल से इसको मोड़ दिया। तो नेट डेविएशन अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बोलोगे कि ये लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल क्या होगा, यानी इस लाइन और इस लाइन के बीच का। तो बच्चों देखो, यदि मैं आपसे पूछूं कि इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल क्या है, तो आप क्या करोगे, किसी भी एक लाइन को बढ़ा करके इसको पहले मिलाओगे, तब ये एंगल जो होगा, ये डेविएशन बताएगा ये लाइन कितना मुड़ गया। तो देखो ये सही सीन है, यहाँ पे ऐसे ले जा रहा था और नेट टोटल डेविएशन इतना हुआ है। तो इस लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल क्या होगा, वही होगा नेट डेविएशन। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस फाइनल रे को थोड़ा सा पीछे की तरफ बढ़ा रहा हूं, देखो अब साफ साफ पता चल रहा है कि ये रे इधर जा रहा था और टोटल ये कितना एंगल से मोड़ दिया, इतना एंगल से मोड़ दिया। बच्चों इस एंगल को बोलेंगे हम लोग, ये जो एंगल होगा ये टोटल, यानी इस दोनों लाइन के बीच के एंगल को हम बोलेंगे ये नेट डेविएशन है। ये क्या है, नेट डेविएशन। समझना बात को, del1 प्रोड्यूस किया है डेविएशन कौन, लेंस L1, और डेल जो है ये प्रोड्यूस हुआ है नेट डेविएशन है, और del2 क्या है बच्चों, L2 लेंस के द्वारा प्रोड्यूस किया गया डेविएशन। ठीक है, अब बात यह है कि इक्विवेलेंट फिर लेंस को कहां रखेंगे, इक्विवेलेंट लेंस होगा क्या। तो देखो जरा, ये दोनों लेंस ने मिलकर के डेल डेविएशन प्रोड्यूस किया है इस रे के साथ, यानी ये डेल डेविएशन जो हुआ है ये इस दोनों लेंस के कारण हुआ है। ठीक है, क्या होता जब यही रे ऐसे जाता, ठीक है, और ये दोनों लेंस के बदले हम कोई एक सिंगल लेंस रख देते जो उतना ही डेविएशन प्रोड्यूस करेगा जितना ये दोनों मिलके किया है। ये दोनों मिलके कितना डेविएशन क्रिएट किया है, डेल। ठीक है, तो हम एक ऐसा लेंस चाहते हैं जो दोनों को हटा करके हम एक सिंगल लेंस रखना चाहते हैं जो इसी रे को इसी एंगल से नेट डेविएशन से एक ही बार में मोड़, उसको बोलेंगे हम लोग इक्विवेलेंट लेंस। तो आप देख भी सकते हो, अगर मैं एक लेंस यहां रख दूं, एक लेंस यहां, एक लेंस ध्यान से देखना, एक लेंस मैं यहां रख दूं, इस दोनों को हटा करके एक लेंस मैंने यहां रख दिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इस दोनों लेंस को भूल जाओ, इस दोनों लेंस को भूल जाओ। अब जो ये रे सीधा आएगा तो ये सीधे इसी एंगल से डेविएट कर देगा, यानी इस दोनों का काम ये क्या कर दिया, अकेले कर दिया। तो बच्चों इस लेंस को बोलेंगे इक्विवेलेंट फोकल, इक्विवेलेंट लेंस, इस दोनों का इक्विवेलेंट लेंस बोलेंगे। लेकिन ऐसा कौन सा लेंस हम लगा दें कि ये दोनों का डेविएशन ये अकेले कर दे, तो इसका भी कुछ फोकल लेंथ होना चाहिए। तो अगर इस दोनों लेंस का फोकल लेंथ L1 L2 का पता है, F1 F2,
तो हम लोग इसका भी फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, इसका फोकल लेंथ हम लोग मान लेंगे f, और यही डिराइव करना है बच्चों कि ये f कितना होगा। क्लियर है ये चीज? तो क्वेश्चन का मीनिंग आप समझ गए होंगे। मैं इक्विवेलेंट लेंस को हटा देता हूं, अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। डेरिवेशन स्टार्ट किया जाए तो उससे पहले आप जानते ही हो कि लैंग्वेज लिखा जाता है बच्चों, तो मैं इस साइड पहले लैंग्वेज लिख देता हूं। ठीक, लैंग्वेज में क्या लिखोगे बच्चों? कंसीडर टू थिन कन्वेक्स लेंसेज। ये कौन सा लेंस है? कन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ f1 and f2 are separated by a, एक मिनट, और प्लेस्ड कोएक्सियली लिख दो पहले बच्चों, प्लेस्ड कोएक्सियली का मतलब होता है एक ही अक्ष पे इसको दोनों को रखा गया है। कोएक्सियली एक ही अक्ष पे रखा गया, दोनों का एक्सिस क्या है? सेम है। उसके बाद बच्चों है कि लेट डी बी द सेपरेशन बिटवीन दिस लेंसेज। इस लेंस के बीच का सेपरेशन जो है वो स्मॉल डी मैंने मान लिया। ठीक है, और क्या लिखना है बच्चों? ये देखो जरा, मान लेते हैं del 1 जो है, del 1 ये डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस L1 है, और del 2 जो है डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस L2 है। फिर से एक बार लेट लिख दे, फिर से एक बार लेट del 1 and del 2 आर डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय lenses L1 and L2, lenses L1 and L2 respectively, क्रमशः रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब del 1 del 2 ये डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द टू लेंस है। ठीक है, चलो एज सोन इन द फिगर लगा दो तो और बेस्ट होगा। यहां से फुल स्टॉप हटा के रिस्पेक्टिवली, यहां से फुल स्टॉप हटा के एज सोन इन द फिगर लगा दो। इससे बच्चों बहुत सारा काम आसान हो जाता है। अब एज सोन इन द फिगर का मतलब हुआ अब जो भी है अब फिगर में देख लो, फिगर में दिखाया गया है। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? चलिए इतना पहले नोट कर लिया जाए, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें कुछ टर्म मिटाने वाला हूं। चलो मैं इस लैंग्वेज को थोड़ा मिटाता हूं बच्चों, यहीं पे डेरिवेशन करना है। चेहरा क्या देखते हो, अरे गड़बड़ हो गया भाई। दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर नहीं, एनसीईआरटी के बुक में उतर जाओ भाई, उतर जाओ पूरी तरह से। चलो अब मैं यहां क्या करने वाला हूं बच्चों, डेल जो है यहां पे नेट डेविएशन जो होगा, नेट डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस क्या होगा? नेट डेविएशन प्रोड्यूस्ड एच डेल इक्वल टू, अब पहले नेट डेविएशन आप निकालिए, डेल क्या होगा। चलो डेल के बदले क्या लिखेंगे बच्चों, यहां ध्यान देना, ये जो डेल एंगल है ये del 1 और del 2 के बराबर होगा। ये कैसे? तो देखो ये del 2 है तो ये भी एंगल क्या होगा बच्चों, ये del 2 होगा, ये del 2 होगा, ये दिखा ये एंगल del 2 कैसे होगा बच्चों, कैसे होगा? देखो ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटा है तो आमने सामने का कोण क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। अपोजिट एंगल याद करो, जब दो लाइन एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा बच्चों, बराबर होगा। यानी ये del 2 है तो ये भी क्या होगा, del 2 होगा। अब आप इस त्रिभुज में आ जाओ, इसका कुछ नाम रखना पड़ेगा बच्चों। यहाँ पे मैंने नाम रख दिया, ये नाम कुछ पॉइंट कर लो, इस पॉइंट को P बोल दो, ठीक है, इस पॉइंट को Q बोल दो, Q बोल दिया मैंने, इस पॉइंट को कुछ बोल लो, कुछ तो बोलो, ये B मान लिया, इस पॉइंट को मैंने C मान लिया, इस पॉइंट को मैंने D मान लिया, इस पॉइंट को इसको मैंने D माना, इसको मैंने D माना। आई होप कि सब साफ दिख रहा होगा। चलो डेल का वैल्यू जो होगा बच्चों, ये इस ट्रायंगल में आ जाओ, कौन सा ट्रायंगल है ये, एपीडी ट्रायंगल दिखा। एपीडी में दो अंदर वाला कोण del 1 और del 2 है और ये है बाहर वाला कोण। आपको पता होगा कि बाहर वाला जो कोण होता है दो दूर अंदर वाले कोण के बराबर, जोड़ के बराबर होता है, यानी डेल बराबर हो जाएगा del 1 प्लस del 2। क्लियर है?
डेल इक्वल टू डेल वन प्लस डेल टू। चलिए इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। चलो मैं इतना दूर फिगर बिठा देता हूं बच्चों, इतना दूर कम से कम लिखावट आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, अब यहां पे एक फॉर्मूला यूज होता है बच्चों, क्या यूज होता है इसको ध्यान से देखना जरा, क्या फॉर्मूला यूज होता है। एक डेल का फॉर्मूला है, एक डेल का फॉर्मूला है, डेल का भी फॉर्मूला है। चलो ये लेंस मान लेता हूं मैं, और इस लेंस में मान लो ऐसे रे आया, ऐसे रे आया, और ये मैंने हाइट मान लिया h। ये सेंटर से कितना ऊपर हाइट रे आया है, h हाइट ऊपर आया है। और ये रे मान लो किधर से गुजर गया, फोकस से गुजर गया, फोकस से गुजर गया। तो डेविएशन कितना होगा, तो ये रे जा रहा था बेचारा, मास जा रहा था आगे, लेकिन ये कितना एंगल से मुड़ गया, जितना एंगल से मुड़ गया उसको बोलते हैं डेल, ठीक है। ये एंगल डेल है बच्चों, तो ये भी एंगल क्या होगा, डेल होगा। साफ साफ दिख रहा होगा, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है और ये ट्रांसवर्स लाइन है, तो अल्टरनेट एंगल ये डेल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये होगा फोकल लेंथ के बराबर, यानी कि ये लेंथ एफ के बराबर होगा। तो इस ट्रायंगल में अगर हम लोग टेन थीटा निकाले, यानी थीटा के बदले हम डेल डालेंगे, टेन डेल का मान निकाले बच्चों इसका, तो ये हो जाएगा h बाई एफ, दैट इज p बाई b के बराबर। और चूंकि टेन थीटा बहुत स्मॉल है, इसीलिए टेन डेल के बदले हम डेल सिर्फ लिख सकते हैं h बाई एफ, क्योंकि डेल जो है ये वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल, डेल इज वेरी स्मॉल। तो डेल इक्वल टू h बाई एफ फॉर्मूला लिखा जा सकता है। तो यही फॉर्मूला हम लोग बच्चों यहां अपनाने वाले हैं, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। h माने क्या है कि ऑप्टिकल सेंटर से कितना ऊपर, कितना हाइट पे ये रे आया था, ठीक है। इसको h बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चों फोकल लेंथ, और ये डेल का वैल्यू होता है h बाई एफ के बराबर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेल इक्वल टू h बाई एफ, ये फॉर्मूला आप याद रखो, क्लियर है। चलो मैं इसको मिटा देता हूं। रुकेगा। चलो आ जाते हैं अब, डेल बराबर क्या होगा, डेल बराबर होगा बच्चों, डेल बराबर डेल वन के बदले क्या लिखोगे, डेल वन के बदले, तो ये मैंने, ये रे ऐसे आया है बच्चों, तो मैंने मान लिया जो हाइट है, ये इस हाइट को मैंने मान लिया h1, ठीक है। और इस हाइट को, इस लेंस के लिए जो ये इंसिडेंट रे आया है, ये इस पॉइंट पे आया है, तो ये सेंटर से कितना ऊपर है, ये इस लेंथ को मैंने मान लिया h2, ठीक है। चलो अब करते हैं आगे। डेल वन का वैल्यू होगा बच्चों, डेल का फॉर्मूला होता है h बाई एफ, तो इसके लिए h1 हो जाएगा डेल वन, और फोकल लेंथ पहले वाले लेंस का कितना है f1, तो डेल वन इक्वल टू लिख सकते हैं h1 बाई f1। अब डेल टू इक्वल टू क्या लिखेंगे, h2 बाई f2, ठीक है। अच्छा डेल के बदले क्या लिखोगे, डेल के बदले, ये डेल नेट डेविएशन है, और नेट डेविएशन कौन प्रोड्यूस करता है, जो इक्विवेलेंट लेंस यहां पे आप लगाने वाले थे, इसका फोकल लेंथ होगा कितने के बराबर, f के बराबर, ये माने थे, ठीक है। और देखो बच्चों, इस लेंस के लिए ये इसका सेंटर, ओहो ये क्या कर दिया, और थोड़ा बड़ा लेंस बना लो बच्चों, ये बड़ा लेंस मैंने बना लिया, ठीक है, थोड़ा बड़ा लेंस बना लिया। जो ऑप्टिकल, जो इक्विवेलेंट लेंस होगा थोड़ा बड़ा होगा, और इसका सेंटर यहां है, इस सेंटर से कितना हाइट ऊपर ये रे आया है, कितना हाइट ऊपर, तो देख रहे हो ये हाइट और ये हाइट क्या होगा बच्चों, सेम होगा, यानी इक्विवेलेंट लेंस के लिए हाइट h1 ही होगा, लेकिन इसका फोकल लेंथ कितना होगा, फोकल लेंथ f मान लिया है मैंने, तो h1 बाई कितना हो जाएगा, f हो जाएगा। यानी इक्विवेलेंट लेंथ के लिए बच्चों, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए, हाई रे हाई, इसको मिटाना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको मिटा देता हूं, ये गया, ये भी गया। चलो तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के लिए डेल का वैल्यू जो होगा बच्चों, डेल का वैल्यू ये हो जाएगा, हाइट तो h1 ही होगा, ये वाला हाइट h1 होगा, और इसका फोकल लेंथ कितना मान लेंगे हम लोग, f मान लेंगे, बराबर हो जाएगा h1 बाई f1 प्लस h2 बाई f2, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन सेकेंड। अगर बच्चों यहां h1 है और यहां भी h1 है, यहां h2 है, ठीक है, यहां भी h1 अगर रहता तो तीनों कट जाता, तीनों कॉमन लेके कट जाता, ठीक है। अब काम करते हैं हम लोग क्या, कि h2 को h1 के टर्म में हम लिखना चाहते हैं, किसके टर्म में, h2 को h1 के टर्म में हम लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखे, तो चलिए आइए इस एक्सप्रेशन को अभी छोड़ देते हैं, आगे करते हैं इसको। पहले आप ट्राई करो कि हम h2 को h1 के फॉर्म में कैसे लिखे, ठीक है। चलिए इसके लिए करना क्या पड़ेगा बच्चों, करना क्या पड़ेगा, चलो ये लेंथ देखो जरा, ये लेंथ टोटल, इस पॉइंट को कुछ बोला है मैंने, क्यों बोला है, C से लेकर Q तक की लंबाई कितनी है, Q तक की लंबाई कितनी है, ये है h2 और ये है h1,
ठीक है। तो हम लोग इसका मान लें H2 को और H1 को रिलेट करने के लिए, H2 और H1 को रिलेट करने के लिए हम लोग एक ट्रायंगल में आते हैं जिसका नाम है AQD। ये राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों। देखो देखो साफ साफ देखो, AQD कैसा दिख रहा है? ये दिख रहा है AQD, ऐसा दिख रहा है। यह है A, यह है Q, यह है D और ये है एंगल डेल 1, ये एंगल डेल 1। ठीक है। अब देखो बच्चों जरा, ये हाइट कितना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, जिसका हाइपोटेनस ये होगा। अब QD का वैल्यू बच्चों कितना होगा? ये वैल्यू कितना होगा? ये वैल्यू आप निकाल सकते हो। देखो ये टोटल हाइट कितना है? H1, और H1 में से हम H2 घटा दें तो ये मिलेगा, यानी QD का जो वैल्यू होगा, देखो QD इतना ही है बच्चों, तो इतना का वैल्यू मुझे निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे? टोटल हाइट में से CD को घटा देंगे तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगा QD का वैल्यू। तो QD का वैल्यू हो जाएगा बच्चों, टोटल हाइट H1 है और ये H2, तो ये हो जाएगा H1 माइनस H2 के बराबर, ये लेंथ। और ये लेंथ हम लोग को पता है, देखो ये लेंथ कितने के बराबर है? D के बराबर। ठीक है। तो अब हम लोग इस ट्रायंगल में आ जाते हैं। किस ट्रायंगल में? AQD में। आप ऊपर भी देख सकते हो AQD, ये ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल AQD, इन ट्रायंगल AQD में क्या दिख रहा है बच्चों? साफ साफ देखना जरा, साफ देखना। AQD इसमें दिख रहा है बच्चों tan del 1 हम निकाल ले, अगर tan del 1 यानी tan थीटा लगाओ फॉर्मूला, देखो इसमें tan del 1 लगाओगे तो tan del 1 के लिए ये हो जाएगा लंब, यानी लंब हो जाएगा QD और आधार हो जाएगा कौन? AQ, ये हो जाएगा tan del 1 बराबर। ठीक है। इसमें भी देख सकते हो, इसमें लगा रहे हैं AQD ट्रायंगल में हम tan del 1 लगा रहे हैं बच्चों, तो इसके लिए लंब हो जाएगा QD और आधार हो जाएगा ये, जो कि किससे कितने के बराबर है? D के बराबर है। और tan del 1 के बदले हम del 1 लिख सकते हैं, del 1 लिख सकते हैं क्योंकि tan delta 1 एंगल जो है del 1 ये बहुत ही स्मॉल एंगल है, और इसके बदले QD के बदले हम क्या लिखें? H1 माइनस H2 लिखे, H1 माइनस H2 लिखे। और AQ के बदले क्या लिखे बच्चों? AQ के बदले क्या लिखें? D, ये डिस्टेंस जो है ये D के बराबर है। ठीक है। इसको del 1 मैंने क्यों लिखा? लिख देंगे सिंस del 1 इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है, इसीलिए tan del 1 को हमने लिख दिया, tan del 1 को हमने लगभग लिख दिया बराबर, ये किसके है? del 1 के बराबर है। क्लियर है ये चीज? चलो अब del 1 के बदले हम यहां लिखने वाले हैं बच्चों, del 1 बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H1 बाई F1, जो कि आपने यहां भी लिखा है। del 1 के बदले क्या लिखा है? H1 बाई F1, और यहां हो जाएगा बच्चों H1 बाई D अलग कर लेते हैं, माइनस H2 बट्टा D भी अलग कर लेते हैं। अब मुझे करना क्या है? यहां से H2 का मान निकालना है H1 के टर्म में, H2 का मान निकालना है H1 के टर्म में। ठीक है। चलिए अब देखते हैं बच्चों, ये काम क्या है करें, ये काम हम नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। H1 बाई F1 बराबर H1 बाई D माइनस H2 बाई D। चलो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं फिर से इसी को, H1 बाई F1 इक्वल टू H1 बाई D माइनस H2 बाई D। क्लियर है? चलो H2 बाई D को इधर लाओ, H2 बाई D को मैंने इधर ले आया, और H1 वाले पार्ट को हम एक तरफ ले जाते हैं, H1 बाई D माइनस H1 बाई F1 को इधर ले दो। ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों H2, और ये हो जाएगा H1 कॉमन ले लो, इसमें H1 मैंने कॉमन ले लिया, तो इसमें बचेगा 1 बाई D माइनस 1 बाई F1। ठीक है। और इस D को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये यहां आ जाएगा H1 इंटू D। तो H1 इंटू बच्चों क्या मिलेगा? एलसीएम ले लोगे तो यहां मिलेगा DF1, और ये हो जाएगा F1 माइनस D के बराबर इंटू D के बराबर। D और D कैंसिल हो जाएगा, तो यहां मिलेगा बच्चों आपको H1 इंटू, अब दोनों को अलग अलग कर दो, F1 बाय F1 कर दो और माइनस D बाय F1 कर दो। क्लियर है? क्लियर है? तो ये बच्चों H2 का वैल्यू आएगा, F1 कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग देख सकते हैं साफ साफ H2 का वैल्यू आएगा, H2 का वैल्यू H1 इंटू 1 माइनस D बाय F1 आ रहा है। अब इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन थर्ड। देखो बच्चों ध्यान देना, H2 का वैल्यू हमने किसके टर्म में निकाल लिया? H1 के टर्म में, और यही मेरा टारगेट था, यही मेरा टारगेट था। फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा, इजीली प्रूफ हो जाएगा। देखो जनाब, इससे पहले वाले पेज में इक्वेशन सेकंड क्या है? ये साफ साफ आपको दिख रहा होगा, इक्वेशन सेकंड ये है। ठीक है। आप पहले चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बेहतर होगा बच्चों, या तो पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इस इक्वेशन को यूज करेंगे, H1 बाय F इक्वल टू H1 बाय F1 प्लस H2 बाय F2। ठीक है। इस इक्वेशन को मैंने नेक्स्ट पेज में यूज किया, यूजिंग इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है बच्चों
h बाई एफ इक्वल टू h1 बाई f1। आप लोगों ने देखा था ना, h2 बाई f2। चलो LHS को मैं ऐसे ही छोड़ दूं, h1 बाई f1 था बच्चों यहाँ पे। अच्छा h1 बाई f1 तो ठीक है, और यहाँ पे मैं h2 का ये वैल्यू डालने वाला हूँ। ये वैल्यू h2 का वैल्यू कितना है, h1 इंटू 1 माइनस डी बाई f1। तो यहाँ मैं डालने वाला हूँ h2 के बदले h1 इंटू 1 माइनस डी बाई f1। ये वैल्यू डाल दिया मैंने। और देखो बच्चों, ये तो h2 का वैल्यू हुआ, लेकिन h2 के बट्टा में क्या है, f2। तो यहाँ मैं बट्टा में क्या लगा दूं, f2 लगा दूं। अब इस दोनों में कौन कॉमन आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा h1। ध्यान से देखना, ध्यान दिए रहो, एकदम कंसंट्रेट किए रहो। h1 कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा 1 बाय f1, और यहां बचेगा बच्चों 1 बाय f2 इंटू 1 माइनस d बाय f1। और इधर क्या बच रहा है बच्चों, h1 बाय f बच रहा है, h1 बाय f। h1 दोनों तरफ से हो जाएगा कैंसिल, तो यहां मिलेगा बच्चों आपको 1 बाय f बराबर 1 बाय f1। यहां तक तो ठीक है। अब 1 बाय f2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1 बाय f2, और माइनस d बाई f1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 बाय f2 से, तो f1 f2 मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो d बाई f1 f2 हो जाएगा। और यही होता है बच्चों इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला। और यही फॉर्मूला आपको प्रूफ करना था कि 1 बाय f बराबर जो होगा 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2 माइनस d बाई f1 f2 होगा। और यदि मैं नीचे में लिखूं पावर का फॉर्मूला, पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंथ क्या होगा, p बराबर, तो ये फॉर्मूला हो जाता है बच्चों p1 प्लस p2, 1 बाय f2 को p2 लिख सकते हैं, माइनस d 1 बाय f1 को p1 लिख देंगे और 1 बाय f2 को p2 लिख देंगे। ये इक्विवेलेंट पावर का फॉर्मूला है। ठीक है, ये हम लोगों ने साबित कर दिया। यही क्वेश्चन में पूछा भी जा रहा था हम लोगों से। लेकिन अगर क्या होता कि यदि दोनों लेंस कांटेक्ट में होता, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, इफ थिन लेंसेज thin lenses are in contact। अगर दोनों लेंस कांटेक्ट में होता तो क्या होता, दोनों लेंस कांटेक्ट में होने का मतलब है बच्चों, एक लेंस ये हुआ, दूसरा लेंस ये हुआ, और दोनों लेंस कांटेक्ट में आ गया। एक का लेंस है f1 फोकल लेंथ और दूसरे का f2 है। अब इसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, तो थिन लेंस कांटेक्ट में आएगा बच्चों, तो इसके दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो हो गया ना। अगर ये दोनों लेंस यहां रहता तो आप बोलते ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है सर d। अब दोनों कांटेक्ट में आ गया तो सेपरेशन जो d माने हुए थे हम लोग, d का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। देयरफॉर 1 बाय f का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, अगर मैं d का वैल्यू यहां 0 रख दूं तो 1 बाय f का वैल्यू मिलेगा 1 बाय f1 प्लस 1 बाय f2। तो जी दोनों यदि कांटेक्ट में पूछेगा आपसे तो ये एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो, और उसी तरह 1 बाय f को p और 1 बाय f1 को p1 प्लस p2 भी मान सकते हो। ठीक है बच्चों, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम देगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों बिहार बोर्ड के लिए, और 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे रे ऑप्टिक्स से तो एक क्वेश्चन पूछेगा, ये तो आप कंफर्म्ड हो, ये पूछता है, हर बार पूछता है। चलिए अब बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो फॉर अ प्रिज्म दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज गिवन बाय म्यू इक्वल टू sin a प्लस del m by 2 बाय sin a by 2। एक प्रिज्म के लिए हम लोगों को साबित करना है कि प्रिज्म का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका फॉर्मूला ये होता है बच्चों, sin a प्लस del m by 2, ठीक है, बाय sin a by 2। ये फॉर्मूला होता है, ये आपको साबित करना है। इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, इसके लिए तो सर एक प्रिज्म चाहिए, प्रिज्म। चलो प्रिज्म लेते हैं, एक कोशिश करते हैं प्रिज्म। ट्यूडी में आ जाओ, ट्यूडी। हाँ चलो एक ट्रायंगुलर सरफेस बनाते हैं प्रिज्म वाला। इसका सॉल्यूशन देख लो बच्चों, मैं खिलाऊं। यहां पे मैंने एक प्रिज्म बनाया। थोड़ा सा बड़ा फिगर रहेगा, समझने में आसानी होगी आपको, इसलिए मैं बड़ा फिगर बना रहा हूं। ध्यान से देखना, ध्यान से, एक एक स्टेप को मिस नहीं करना है, मिस बिल्कुल नहीं करना है। ये प्रिज्म है, और मान लो ये प्रिज्म एंगल ए है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और ये म्यू बराबर साबित करना है बच्चों sin a प्लस del m by 2। ए है एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल है एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ये प्रूफ करना है हम लोगों को। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले एक रे लेते हैं। एक रे ऐसा आया, ये रे नहीं लेना है, ठीक है, इसका कलर चेंज करके रे लेना है। ऐसे व्हाइट लाइट आती है बच्चों, ठीक है, व्हाइट लेना चाहोगे, व्हाइट। चलो कोई भी आप एक लाइट, रे ऑफ लाइट ले लो। मैंने ले लिया ये रे ऑफ लाइट, ठीक है।
चलो इसको और थोड़ा नीचे करें तो और बेहतर होगा बच्चों। बेहतर होगा। यहां मैंने एक रे ऑफ लाइट ले लिया, ठीक है। अब होगा इसका यहाँ पे रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हो बच्चों, यहाँ पे डालते हैं हम लोग नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, जो इस पॉइंट से गुजरेगा, ये मैंने नॉर्मल डाल दिया, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने बोला, मान लो ए भी एक इंसिडेंट रे है, ऐसा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा बच्चों, और ये पॉइंट को हमने बोल दिया बी, ठीक है। ए बी से बेहतर होगा पी क्यू मानो तो और बेहतर होगा। और बेहतर होगा, मान लो पी क्यू, पी क्यों 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 क्योंकि चलो अभी गाना नहीं। अच्छा ये रे यहां से मान लो ऐसे इंसिडेंट हुआ, हाँ ये चला गया इधर सीधा, तो ये हो जाएगा बच्चों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हमने मान लिया R1, ठीक है। चलो इस पॉइंट पे जाएगा बच्चों, तो प्रिज्म में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, आपको पता होगा, एक इधर एक इधर, ठीक है। इस पॉइंट पे जैसे ही आएगा, मान लो इस पॉइंट को मैंने बोल दिया R, मैंने बोल दिया, ठीक है। और इस पे क्या डालोगे बच्चों, हाँ बोल तो दिए, पहले नॉर्मल डाल देते हैं बच्चों, ठीक है। इस पॉइंट पे नॉर्मल डालो, नॉर्मल मतलब इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। ये हो जाएगा इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा, लेकिन हम लोग यहाँ R1 माने हैं तो यहां पे मान लेते हैं हम लोग R2, यहां क्या मान लिए R2, है ठीक। चलो यहां से होगा रिफ्रैक्शन, तो ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, चलो मैंने इसको मोड़ दिया ऐसे, और ये हो जाएगा बच्चों, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंट, और इसको बोलते हैं इमरजेंट रे, जो लास्ट में जो रे रिफ्रैक्ट होकर निकल जाता है उसे इमरजेंट रे कहा जाता है। ये हुआ इंसिडेंट रे, ये हुआ रिफ्रैक्टेड रे, और ये हुआ इमरजेंट रे। इस पॉइंट को बोल दिया मैंने R, और इस पॉइंट को बोल दिया मैंने मान लो S बोल दिया, ठीक है। ये जो डेल की बात हो रही है, ये डेल है क्या, डेल है मिनिमम डेविएशन। डेल क्या है, मिनिमम डेविएशन। तो डेविएशन मतलब क्या, डेविएशन मतलब है कि ये रे शुरू में किधर जा रहा था, और इस प्रिज्म ने इसके साथ क्या क्या खेल खेला, इस रे के साथ क्या क्या खेल खेला। इस रे को पहले इधर मोड़ दिया, फिर इधर मोड़ दिया, टोटल कितना मुड़ा, कितना एंगल से मुड़ा। मतलब आप साफ साफ देखो, अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे जो रेज इंसिडेंट रे है, ये रेज सीधा ऐसे जाता, जाता या नहीं जाता, बिल्कुल जाता, ऐसा रे जाता सीधा, ये रे जाता, ठीक है। लेकिन इस प्रिज्म ने इसके साथ नाइंसाफी की है, इस रे के साथ क्या किया है, देखो जरा, ये रे ऐसे जाता लेकिन प्रिज्म नहीं रहता तो, लेकिन इस रे को ऐसे मोड़ दिया गया, फिर यहां आके ऐसे मोड़ दिया गया। अब देखो ये रे कितना मुड़ा, ये रे इधर जा रहा था, इधर जा रहा था, तो ये बेचारा चला किधर गया, इधर चला गया, यानी इतना एंगल से ये डेविएट हो गया बच्चों, इतना एंगल से डेविएट हो गया, देख रहे हो। ये जो एंगल होगा इसी को एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, यानी इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो एंगल होगा इसी को एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है बच्चों, ठीक है। तो इस लाइन और इस लाइन के बीच, इमरजेंट रे के बीच, इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच के एंगल को बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन। दैट इज, ये हो जाएगा बच्चों एंगल ऑफ डेविएशन, ये डेल का वैल्यू होगा। क्लियर है ये चीज, फिगर में इतना चीज क्लियर है। ये रे ऐसे गया, इंसिडेंट हुआ, इधर की तरफ मुड़ा, फिर ये इधर की तरफ मुड़ गया, ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ये हो गया इमरजेंट रे, ठीक है। अब देखो जरा एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, शुरू में ये रे जा रहा था इधर, और कितना एंगल से मुड़ गया, इतना एंगल से मुड़ गया, ये रे चला गया इधर, ठीक है। कितना एंगल से मुड़ गया, दैट इज कॉल्ड डेविएशन, यानी इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहा जाता है। क्लियर है। यहां पे I एंगल ऑफ इंसिडेंस है, E है एंगल ऑफ इमरजेंट, A है एंगल ऑफ प्रिज्म। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करते हैं, इससे पहले आपको पता होगा कुछ लैंग्वेज लिख दिया जाए, ठीक है। मान लेते हैं, कंसीडर अ प्रिज्म ऑफ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू एंड एंगल ऑफ प्रिज्म A, एंगल ऑफ प्रिज्म A is placed in air, मान लेते हैं एयर में प्लेस्ड है, is placed in air, ठीक है। PQ क्या है, इंसिडेंट रे, QR रिफ्रेक्टेड रे, एंड RS इमरजेंट रे है। लेट PQ, QR and RS are incident ray, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, अरे रे रे रे,
अरे रे अरे, ये क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे, एंड इमर्जेंट रे। साफ साफ दिख रहा होगा, आई थिंक, आई होप। ठीक है, इमर्जेंट रे है। अच्छा, यहां पे देखो बच्चों, आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ई एंगल ऑफ इमर्जेंट है। ठीक है, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ, ये क्या लिख रहे हैं सर, इंसिडेंस, और ई का मतलब है यहां पे एंगल ऑफ इमर्जेंट, इमर्जेंट। क्लियर है इतना? क्लियर है। अब बच्चों पहले हम लोगों को वैल्यू निकालना है, इसमें कुछ पॉइंट्स को मानना पड़ेगा। इधर भी मान लो, इस पॉइंट को तुम कुछ मान लो, आर एस मान लीजिए, इसको टी मान लो, और इसको यू 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 यूट्यूब, चलो इसको यू मान लिया मैंने, इस पॉइंट को मैंने टी मान लिया। ठीक है, चलो अब देखते हैं बच्चों, चूंकि यहां पे डेल का वैल्यू निकालना है, डेल का वैल्यू निकालना है, इसीलिए डेल का वैल्यू होगा कितना बच्चों, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, डेल का वैल्यू, इसका वैल्यू निकालने के लिए बच्चों इस ट्रायंगल में आ सकते हो, क्यू टी आर। क्यू टी आर दिखा, क्यू टी दिखता होगा, सिर्फ क्यू टी आर नहीं दिखा है, क्यू टी दिखती होगी, क्यू टी आर ही देख लो। ट्रायंगल के बारे में सोचो जरा, ये ट्रायंगल है, इसमें देखो ये ट्रायंगल में इस साइड को बढ़ाया गया है, तो ये बाहर वाला एंगल हो गया, और ये बाहर वाला एंगल इस दो एंगल के सम के बराबर होगा, अंदर वाले जोड़ के बराबर होगा। किसी भी ट्रायंगल में आपको पता होगा, किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी एक भुजा को बढ़ा दिया जाए, तो मान लो ये डेल है, तो ये दो दूर वाले कोण के, दो दूर वाले अंतर कोण यानी इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, यानी इसका मान इस दोनों एक्स और वाई के सम के बराबर होगा। चलो सेम चीज आपको दिख रहा होगा, इसमें भी क्यू टी आर में आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये चीज। थोड़ा डेरिवेशन ध्यान से देखना बच्चों, ये ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा ज्योमेट्री आना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्योमेट्री आना चाहिए। तो मैं तो बोलूंगा कि आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट कर लो, क्योंकि फिगर में मैं करने वाला हूं कचरा, फिगर में कचरा, फिगर में कचरा करेंगे सर, इतनी हिम्मत आपकी है। चलो ये देखो, ये एंगल और ये एंगल मुझे निकालना है, ये कितना होगा। ठीक है, अब इस एंगल को निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से। इस एंगल को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये टोटल एंगल निकालो। इस टोटल एंगल में से मैं यदि इतना एंगल को यानी कि R1 को घटा दूं, तो ये एंगल मिल जाएगा। अब ये टोटल एंगल होगा कितना, टोटल एंगल कितना होगा, तो देखो ये बच्चों, ये एंगल कौन दो लाइन के बीच का एंगल है, ये लाइन और इस लाइन के बीच का एंगल है ये वाला। ठीक है, इस दोनों लाइन के बीच का एंगल है, इधर देखो कितना है, आई है, तो ये भी कितना होगा, आई होगा। ये टोटल कितना हो गया, आई, और आई में से हम ये छोटा वाला एंगल घटा दे, तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। यानी इस एंगल का जो वैल्यू होगा बच्चों, इस एंगल का ये होगा टोटल आई माइनस R1, टोटल आई में से R1 को घटा दो। चलो आई माइनस R1 मैं लिखने वाला हूं, नहीं हटा, चलो इसको हटाओ, अरे प्रिज्म हट गया, प्रिज्म हट गया, प्रिज्म हटेगा तो नाश हो जाएगा, हाँ ये नहीं हटने वाला चलो मैं इसको मिटाने की कोशिश कर रहा हूं, और जो एंगल मुझे चाहिए सिर्फ वही एंगल मुझे लेना है। चलो ये एंगल को मैंने लिख दिया, फिर से चल गया, प्रिज्म नाराज हो जा रहा है बच्चों। ये एंगल जो होगा बच्चों, ये हो जाएगा I माइनस R1। ठीक है, तो मैं यहां क्या लिख रहा हूं, क्योंकि ये दोनों एंगल चाहिए, एच इन ट्रायंगल P नहीं, QT रे, QTR। ठीक है, QTR में साफ साफ दिख रहा है, एंगल Q का जो वैल्यू होगा बच्चों, ये हो जाएगा I माइनस R1, I माइनस R1। ठीक है, I माइनस R1। अब आगे देखो जरा, आगे देखो, आगे ही तो देख रहा होगा, तभी तो वीडियो दिख रहा होगा। अब देखो E जो है बच्चों, ये एंगल निकालने के लिए क्या करोगे, पहले ये टोटल एंगल निकालो, कितना होगा, टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल, तो ये टोटल एंगल कौन दो लाइन के बीच का एंगल है बच्चों, देख लो जरा, ये जो एंगल है इस दोनों लाइन के बीच का एंगल है, किसके किसके, TS और RU के बदले, ये दोनों जो लाइन है, इस दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है, E है, तो ये एंगल भी कितना होगा, E होगा। अब यदि मैं E में से R2 को घटा दूं, तो ये एंगल मिल जाएगा। ध्यान से देखना, बड़े वाले एंगल में से ये छोटे वाले एंगल को घटा दूं, तो ये एंगल मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये मैं करने वाला हूं, हाँ। तो ये एंगल निकालने के लिए टोटल E में से यानी इसमें से किसको घटा दूं, इसको घटा दूं, यानी R2 को, तो ये हो जाएगा E माइनस R2। नहीं दिखा तो जूम करके देख लो, एंगल
आर इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, एंगल आर इक्वल टू ई माइनस आर टू। क्लियर? अब ये दोनों एंगल मैं जोड़ूंगा, ये दोनों एंगल मैं जोड़ूंगा तो किसके बराबर हो जाएगा? डेल के बराबर हो जाएगा है। तो डेल इक्वल टू हो जाएगा बच्चों एंगल क्यू प्लस एंगल आर। ठीक है, तो ये डेल का वैल्यू जो मिलेगा, क्यू के बदले क्या लिखेंगे? आई माइनस आर वन, प्लस एंगल आर के बदले क्या लिखेंगे? ई माइनस आर टू। अब यदि मैं इसको ऐसे सजा के लिख लूं, आई प्लस ई को एक साथ रखूं, आई आई आर वन आर टू में माइनस कॉमन लेके इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस आर वन प्लस आर टू। इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूं बच्चों, पहला तो इक्वेशन है, इसको मैंने मान लिया वन, इक्वेशन वन। चलिए अब एक काम और करना बाकी रह गया। एक काम क्या बाकी रह गया सर? अब मैंने इरेजर को थोड़ा सा क्या, इरेजर रही, इरेजर पूरा प्रिज्म चला गया। चलो मैं क्या करता हूं बच्चों, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, रहने दो इसको। अब देखो बच्चों जरा, इसमें ये एंगल तो पता कर लिया हम लोगों ने। अब एक चीज और आपको दिखाता हूं मैं, ये फिर से एक बार क्यू आर यू वाला ट्रायंगल में आ जाओ। क्यू आर यू वाला में क्या होगा बच्चों कि R1 R2 और एंगल यू को जोड़ोगे, यू के बदले कुछ और मान ली मैं, यू के बदले कुछ और मान लो। चलो मैं मान लेता हूं, इसको एम मान लो बच्चों, एम मान लो, यू कुछ अजीब सा लग रहा है। ठीक है, क्यू आर एम ट्रायंगल में आओ। इस ट्रायंगल में देखो ये एंगल है R1, ये एंगल है R2 और ये एंगल है M। R1 R2 M को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, पहले लेते रहो नहीं तो मैं मिटा दूंगा। जब से तुझे देखा। अब चलो, अब आते हैं हम लोग, अब आते ही कहां, अब मैं जरा इसे ऊपर खिसका दूं। चल बच्चा ऊपर चल जा, बच्चा थोड़ा सा छोटा हो जाओ, ठीक है, ताकि तुम मुझे याद रहे मेरे बच्चे। हाँ। चलो अब क्या करता हूं बच्चों कि ट्रायंगल क्यू आर एम में आता हूं। इन ट्रायंगल क्यू आर एम में क्या दिख रहा है सर? क्यू आर एम में देखो R1 R2 और M को जोड़ोगे तो 180 डिग्री मिलेगा। R1 प्लस R2 प्लस एंगल M इक्वल टू 180 डिग्री, और इसको मैंने मान लिया इक्वेशन सेकंड। ठीक है, एक और खतरनाक चीज दिखाता हूं आपको, खतरनाक, डेंजरस। ये क्या है बच्चों, जरा ध्यान देना। देखो ये तो प्रिज्म का सरफेस है, ये प्रिज्म का सरफेस है और ये है नॉर्मल। तो नॉर्मल और सरफेस के बीच का एंगल कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री। आपको पता होगा ये प्रिज्म का सरफेस है और ये क्या था? ये नॉर्मल साहब थे। ये भी एंगल कितना होगा बच्चों? 90 होगा। ठीक है, सरफेस और नॉर्मल के बीच में मान लो ये नॉर्मल N1 है और ये नॉर्मल N2 है। ठीक है, अब जरा एक चतुर्भुज देखो बच्चों। चतुर्भुज कौन सा सर? इसमें कितना चतुर्भुज दिखाएंगे आप? मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं बच्चों, आपको हो सकता है होप कि आपको दिखे। देखो मैं एक चतुर्भुज दिखाने जा रहा हूं, QARM। ये क्या है? QARM दिखाना था सर, आप क्या दिखा रहे हैं? देखो ये नॉर्मल था बच्चों, ये नॉर्मल कहाँ गया? नॉर्मल ये है नॉर्मल जो M पे कट किया है। ठीक है, चलो इसको भूल जाना है, ये नहीं है कुछ, ये नहीं है। अब क्या है बच्चों, एक चतुर्भुज देखो QARM दिखा, QARM। ठीक है, जिसमें ये एंगल कितना होगा बच्चों? ये एंगल ये 90 होगा, क्योंकि इस दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। और यहां भी देखो इस दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है, तो इधर भी क्या होगा? 90 होगा। साफ साफ दिखा ये एंगल 90। इसलिए मैंने बोला था पहले स्क्रीनशॉट ले लो, फिगर में होने वाला है कचरा। फिर से मैं एक साफ फिगर बना दूंगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो जरा, ये 90 है, ये 90 है, ये 180 हो गया। तो इसका मतलब A और M को भी जोड़ूंगा तो 180 होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि चतुर्भुज के चार कोण का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो ये दोनों मिलकर 180 दे दिया, ये दोनों मिलकर, यानी एंगल Q और एंगल R मिलकर के 180 दे दिया। अब एंगल A और एंगल M को मैं जोड़ूं तो ये भी 180 देगा कि नहीं देगा? देगा, बिल्कुल देगा बच्चों। एंगल A प्लस एंगल M 180, तभी तो 90 और ये दोनों मिलकर 180 तो 360 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इन क्वाड्रिलेटरल
थोड़ा सा कलर चेंज कर दो। इन क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एम आर, ए क्यू एम आर, इसमें बच्चों एंगल ए प्लस एंगल एम, ये जो एंगल मैंने बोला एंगल एम, ये वैल्यू कितने के बराबर होना चाहिए? 180 के बराबर। एंगल ए को मैं सिर्फ ए लिखता हूं क्योंकि ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। एंगल एम को एज इट इज लिखा 180, ये इसको इक्वेशन थर्ड मान लेता हूं। अब जरा सेकंड और थर्ड को कंपेयर करो। थोड़ा सा ज्योमेट्री है बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से देखोगे सब कुछ समझ में आएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये बोर्ड मॉडर्न क्वेश्चन है। अब ये दोनों इक्वेशन को देखो जरा, इस इक्वेशन सेकंड और थर्ड को कंपेयर करेंगे तो इसका आरएचएस और आरएचएस क्या है बच्चों? बराबर। आरएचएस आरएचएस क्या है? बराबर। तो एलएचएस भी क्या होगा? बराबर होगा। इसका एलएचएस है R1 प्लस R2 प्लस M, इसका एलएचएस है A प्लस M। तो हम लोग कंपेयर करने जा रहे हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, दोनों को कंपेयर कीजिए। कंपेयर करोगे बच्चों तो इसका आरएचएस कितना है? R1 प्लस R2 प्लस एंगल M, और इसका आरएचएस कितना है? एंगल A प्लस एंगल M। तो MM शहीद हो गया रे, मारा गया, ये मारा गया। शहीद तो सैनिक होते हैं हमारे। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A मिला। ये एंगल हटा दो बच्चों, ये एंगल मैंने हटा दिया ऐसे, क्योंकि प्रिज्म का एंगल है तो इसको A ही रहने दो। दैट इज बच्चों A का वैल्यू मिला R1 प्लस R2 के बराबर। इस इक्वेशन को मैंने बोल दिया थर्ड नहीं 4। इस इक्वेशन क्या बोल दिया? 4। कितना इक्वेशन मानेंगे सर? हैं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। R1 प्लस R2, ये इक्वेशन हो गया थर्ड। कितनी बार लिखोगे सर? ये इक्वेशन 4 है बच्चों। क्या है? 4। क्लियर? चलिए अब क्या करना बाकी रह गया है? अब कितना चीज करोगे सर? चलो अब देखो बच्चों जरा कि ये मिनिमम डेविएशन के लिए क्या होना चाहिए। डेल एम जो है यहाँ पे मिनिमम डेविएशन है, ठीक है। डेविएशन कम होना मतलब क्या? ये रे कम से कम मुड़े, इसके लिए आई का वैल्यू और ई का वैल्यू बराबर होना चाहिए। उसी तरह ये R1 जो वैल्यू था ये R2 के बराबर होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम डेविएशन के लिए। ध्यान से देखना, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। फॉर मिनिमम डेविएशन, डेविएशन एंगल कम हो, इसके लिए बच्चों R1 का वैल्यू R2 के बराबर होना चाहिए और I का वैल्यू E के बराबर होना चाहिए। ठीक है। अब इसमें होगा क्या? इससे हम लोग क्या कर लेंगे? बहुत कुछ कर लेंगे सर, हैं? देखो क्या क्या कर सकते हैं। चलो सबसे पहले तो R1 बराबर R2 है, इसको अगर मैं इक्वेशन 4 में रखूं, इक्वेशन 4 में A बराबर क्या है? R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2 फ्रॉम 4 A का वैल्यू है बच्चों R1 प्लस R2, तो मैंने इसको R मान लिया। R1 बराबर R2 है तो इसको क्या मान लिया? R मान लिया, से R, ठीक है। तो A बराबर जाएगा, R1 का वैल्यू भी मैंने R मान लिया, R2 का वैल्यू भी R मान लिया, तो ये हो जाएगा A बराबर 2R, और R का वैल्यू यहां से मिल जाएगा बच्चों A/2 के बराबर, ठीक है। चलो अब काम करते हैं I बराबर E के बदले। I बराबर E के बदले क्या है यहां पे? चलो इस इक्वेशन के देखो, फर्स्ट इक्वेशन। अब टारगेट आपको पता चलेगा आप क्या निकालने वाले हो, और क्या निकालने के लिए आपको इतना डेरिवेशन करना पड़ा, समझ रहे हो बात को? चलो R का वैल्यू मिल गया और हम लोग चाह रहे हैं I का वैल्यू मिल जाए। I का वैल्यू मिल जाए, I का वैल्यू कैसे मिलेगा? तो इस इक्वेशन से मिलेगा बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों? डेल बराबर I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, इसको मैं यहां लिखने वाला हूं। फ्रॉम फर्स्ट डेल इक्वल टू है I प्लस E माइनस R1 प्लस R2। अब डेल के बदले हम डेल M लिखेंगे। डेल M क्यों? मिनिमम डेविएशन कितना होगा। तो मिनिमम डेविएशन के लिए बच्चों I और E का वैल्यू क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो I बराबर E है तो हम I E के बदले भी हम क्या पुट कर देते हैं? I पुट कर देते हैं, क्योंकि E और I क्या है? बराबर है। माइनस R1 के बदले भी R और R2 के बदले भी R, तो डेल M का वैल्यू हो जाएगा बच्चों I प्लस I। ये I प्लस I कितना हो जाएगा? 2I, और माइनस ये हो जाएगा 2R, और 2R के बदले हम क्या लिख सकते हैं? A लिख सकते हैं। 2R के बदले क्या लिख सकते हैं? A लिख सकते हैं। तो डेल M इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2I माइनस A, 2R के बदले A। यहां से मुझे I का मान निकालना है,
तो ए को इधर लाओ तो 2i बराबर हो जाएगा a प्लस डेल m। ठीक है, तो i बराबर हो जाएगा बच्चों a प्लस डेल m बाई 2। अब मैं आपको कहानी बताता हूं, एक सुनहरी कहानी। एक जंगल में एक प्रिज्म रहा करता था, एक जंगल में एक प्रिज्म रहा करता था। ठीक है, ध्यान से देखना इसको, जंगल में नहीं बच्चों, एक प्रिज्म हुआ करता था। इस पे एक दिन एक रे आया। ठीक है, ये रे यहां से रिफ्लेक्ट हुआ, ये नॉर्मल है बच्चों, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, सॉरी उतना नहीं है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, और ये रे रिफ्लेक्ट हो गया यहां पे, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आया आर। ठीक है, और ये पॉइंट को हमने क्या माना था, इस पॉइंट को मैंने माना था क्यू, पी क्यू। ठीक है, ये पॉइंट को क्यू माना था हम लोग ने, इस फिगर में भी क्यू माने थे हम लोग। इसमें मुझे आई और आर का वैल्यू पता, बस ये पता था कि एंगल ऑफ प्रिज्म ए है और मिनिमम डेविएशन का वैल्यू क्या है, डेल एम है। तो मुझे प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का वैल्यू निकालना है। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू क्या होगा, म्यू तो मैंने मान लिया था, बस इसका वैल्यू पता नहीं। ठीक है, तो आई और आर जो है इसका वैल्यू निकालने के चलते, देखो यहां पे मैंने फाइनली क्या निकाला, आई का वैल्यू निकाला और आर का वैल्यू निकाला। आई और आर के वैल्यू को निकालने के लिए ही इतना खेल करना पड़ा, और खेल का प्रोसेस क्या था आपने ध्यान से देखा। एक बार फिर से डिराइव करोगे तो ये हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग लगाने वाले हैं स्नेल्स लॉ। क्या, कौन सा लॉ, स्नेल्स लॉ, यानी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये किस पॉइंट पे हम लगाने वाले हैं, पॉइंट क्यू पे। इसमें भी आप देख सकते हो, फिगर में भी देख सकते हो आप कि इस पॉइंट को मैंने क्यू बोला है, क्यू बोले से है, ये आई हो गया। और ये एंगल को क्या मान लिया बच्चों हम लोगों ने, इस एंगल को मान लिया आर, और इस पॉइंट पे हम स्नेल्स लॉ लगाने वाले हैं। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है, अप्लाई करने वाले हैं, अप्लाइंग। ओहो, ये क्या हो रहा है, गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। स्नेल्स लॉ एट पॉइंट क्यू, एट पॉइंट क्यू, क्यू पॉइंट पे लगाने वाला है। ये फिगर आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझाने के लिए मैंने यूज किया। इधर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू मान लो, इधर का म्यू टू, तो ये होता है, स्नेल्स लॉ कहता है कि म्यू वन साइन आई का जो मान होता है वो म्यू टू साइन आर के बराबर होता है। ये फर्क पढ़ा होगा आपने। म्यू वन मतलब यहां क्या हो गया बच्चों, एयर, और एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1 इंटू साइन आई, इंटू साइन आई बराबर म्यू टू को मैंने मान लिया म्यू, म्यू टू क्या है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है प्रिज्म का, साइन आर। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, साइन आई बाय साइन आर। ऐसे भी डायरेक्टली आपने पढ़ा होगा म्यू बराबर साइन आई बाय साइन आर। अब बच्चों यहां क्या करो, अब बच्चों यहां क्या करो, म्यू बराबर लिखेंगे हम लोग साइन आई, आई का मान कितना आया, आई का मान आया है ए प्लस डेल एम बाई 2, ए प्लस डेल एम बाई 2 बाय आर का वैल्यू कितना आया है, साइन आर, आर का वैल्यू कितना है बच्चों, ए बाई 2, देख लो साफ साफ, साइन ए बाई 2। और यही आपको प्रूफ करना था, और ये हो गया प्रूफ्ड, प्रूफ्ड। क्लियर है, जिसमें आपको ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि ये फिगर हम लोग पहले ही बना चुके हैं। तो ये था डेरिवेशन बच्चों, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से एक बार मिलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मजे कीजिए। थैंक यू सो मच।